नेक्स्ट एपिसोड, राजकुमार बारी, अब आप क्या करना चाहते हैं? सच तो ये है कि जब बारी ने लैंडन को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और लैंडन उससे उम्र में छोटा था, इसलिए वो बहुत उलझन में था कि उसे कैसे संबोधित करे। वो लगातार सोचता रहा कि क्या लैंडन को खतरा महसूस होगा, क्योंकि वो एक राजकुमार हुआ करता था। बारी एक ईमानदार आदमी था जो कभी भी वो चीज नहीं लेता था जो उसकी नहीं होती थी। जब उन्हें कथित तौर पर शहरों को चलाने के लिए दिया गया था तो उनके पिता ने शहर के सामंतों को राजनीति और शहर पर शासन करने की जिम्मेदारी दे दी थी, जबकि वह सिर्फ संघर्ष करते रहे और कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेते रहे। नौवें राजकुमार के रूप में उन्हें इस प्रकार पाला गया था कि उन्होंने कभी शासक बनने का सपना भी नहीं देखा था, क्योंकि उनके पिता अपने पहले 5 बेटों के अलावा किसी अन्य को कोई भी प्रकार की शक्ति नहीं देना चाहते थे। इसलिए राजा ने नगर के स्वामियों को अपने बेटों के साथ मिलकर शहर चलाने के लिए कहा। यह उन पर जासूसी करने या नजर रखने का सबसे अच्छा तरीका था। उन्हें रिपोर्ट देनी थी कि क्या उनका कोई बेटा खुद को या अपने 5 बड़े बेटों को मारने की योजना बना रहा है, या ऐसा कोई षड्यंत्र कर रहा है, या ऐसा सपना देख रहा है। शुरू में तो नगर के शासकों ने राजा के आदेशों का पालन किया, लेकिन जब उन्हें बारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उनके अनुसार बारी ने एक दिन भी राजगद्दी के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जैसे जैसे वो बारी को जानने लगा, उसके साथ उसका एक मजबूत रिश्ता भी बनने लगा। रानी अपने बेटे के अलावा किसी और बच्चे को साम्राज्य पर शासन करने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि बारी और उसके अन्य भाइयों को शूरवीरों के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें केवल सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी की सेवा करने के लिए पाला गया था। वो महिला छाया में काम करती थी। यदि अन्य बच्चों में से किसी को अधिक भूमि या अधिक अन्याय मिल गए तो निश्चित रूप से उन्हें मरना पड़ेगा। इन सबके अलावा एक राजकुमार के रूप में बारी को केवल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। एक तरह से वो पुराने लैंडन के समान ही था। पुराने लैंडन को साम्राज्य चलाने या शहर को नियंत्रित करने की कोई परवाह नहीं थी। दरअसल बूढ़ा लैंडन इस बात से हैरान था कि उसके पिता ने उसे जमीन दी भी थी। उसने ईमानदारी से सोचा था कि जब वो 15 साल का हो जाएगा तो वह अपनी माँ और लूसी के साथ एक छोटे से गांव में चला जाएगा और फिर किसी भी अन्य किसान की तरह काम करेगा। उन्होंने जो धन बचाया था वो अगले 15 वर्षों तक 3 परिवारों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त था, बशर्ते वे किसान के रूप में जीवन यापन करते। बूढ़ा लैंडन भी एक विनम्र, शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वो कभी भी अपनी क्षमता से अधिक कुछ नहीं करता था। जैसे ही बारी ने लैंडन की ओर देखा, वो कुछ घबरा गया। यदि लैंडन उसे पसंद नहीं करता तो उसे उसके परिवार के साथ बेमार से बाहर निकाल दिया जा सकता था। उसके पास अब घर नहीं था और वो अस्वीकृति से डरता था। सच कहूं तो मैं शूरवीर बनना चाहता हूं, बारी ने घबराते हुए उत्तर दिया। लैंडन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हा, तुम इतने अकड़ू क्यों हो? क्योंकि तुम सैम के भाई हो। मेरा मतलब बेंजामिन से है, तो मैं भी तुम्हारा भाई हो जाऊंगा। लैंडन ने उसकी पीठ पर मजाक में हाथ मारते हुए कहा। वहां देखो बड़े भाई, आंटी पहले से ही मेरी माँ के साथ मुस्कुरा रही है और हंस रही है। लैंडन ने बारी की माँ की ओर इशारा करते हुए कहा। बारी ने देखा और थोड़ा चकित रह गई। उसकी माँ हमेशा उसके या उसकी बहन के सामने ही हंसती थी। किसी ने भी, यहाँ तक कि राजा ने भी उसे हंसते नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक गहरी और गर्म मुस्कान उभरी। ऐसा लग रहा था कि मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, उसने सोचा। लैंडन ने उसकी ओर देखा और राहत की सांस ली। वह नहीं चाहता था कि बारी को उसके प्रति कोई असहजता महसूस हो। वो जानता था कि सांता के व्यक्तित्व को देखते हुए केवल वे ही लोग सांता के मित्र हो सकते हैं जो वास्तव में ईमानदार हों। सांता कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को बेमार्ट के पास नहीं लाता था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो या उसके राजा के पद को छीनना चाहता हो। और यदि उसने ऐसा किया भी तो भी लैंडन निश्चित रूप से खतरे को खत्म कर देगा। यदि ऐसा है तो जब तुम मेरी सेना के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने होने वाले पिता के अधीन कैप्टन बना दूंगा और तुम्हारा आर्मी जनरल लुसियस। एक बार जब उनका काम पूरा हो गया तो लैंडन ने सांता के एक जहाज में बहुत सारे फेल्सपार और अन्य दुर्लभ खनिज अयस्कों का भंडार कर दिया। उन्होंने उसे चाक और पेंट के और नमूने भी दिए। अंत में उसने सांता से 1200,000 सोने के सिक्के कमाए। 14,150 नए लोगों के साथ लैंडन के पास अपनी अनेक परियोजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक श्रमिक थे। लैंडन ने सभी शूरवीरों से एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने में मदद ली, जिसमें कहा गया था कि अगले 20 वर्षों में वे जो कुछ भी सीखेंगे उसे बेमार्ट के बाहर के लोगों के साथ कभी साझा नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन नियमों और दंडों को भी पढ़ा जो किसी के द्वारा उनका उल्लंघन करने पर लागू होंगे, विशेष रूप से प्रकटीकरण प्रपत्र। सजा थी उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की मौत। सभी ने पहले ही अपने दिल में कसम खा ली थी कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसे अपने दिल में रखेंगे। इसके अलावा वे साम्राज्य को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और उन्हें यकीन नहीं था कि कोई अन्य रईस उनकी देखभाल करेगा, जैसा कि लैंडन ने वादा किया था। वे बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। समूह में से 1600 लोगों ने स्वेच्छा से शूरवीर बनने की इच्छा जताई और उन्हें बैरकों में ले जाया गया। लैंडन ने बेरी और उसके 3 सदस्यीय परिवार को भी कार्यसूची से बाहर रखने का निर्णय लिया। उनके लिए सौभाग्य की बात यह थी कि वियना में कुछ ऐसे लोग थे जो अपना व्यवसाय चला रहे थे। इसमें 7 डॉक्टर, 14 नार्स, 6 शिक्षक, 20 लोहार और बढ़ई, 9 कीमियागर और 3 लोग थे जो वियना के शहर के स्वामी के लिए सरकारी अधिकारी के रूप में काम करते थे।
कुल मिलाकर 59 लोग थे। उन्होंने ये भी पाया कि समूह में 0-14 वर्ष की आयु के 2127 बच्चे थे। वर्तमान में जब वयस्क काम पर जाते हैं तो बच्चे पूरा दिन स्कूल परिसर में स्थित किसी एक इमारत में बिताते हैं। वे खेलते हैं, खाते हैं और कभी कभी पढ़ाई भी करते हैं। लैंडन ने उन बच्चों के लिए केवल 28 देखभालकर्ता नियुक्त किए थे। ये प्रीस्कूल किंडरगार्टन जैसा माहौल था। उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से बांट दिया गया और अलग अलग कमरों में रखा गया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि हर उम्र के लिए कोई न कोई मौजूद हो जो उनकी देखभाल कर सके। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत छोटे थे और अभी भी चलना सीख रहे थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो 14 साल के थे और अपनी कक्षाओं में दौड़ना और जोश से खेलना पसंद करते थे। छोटा मोमो भी अपनी कक्षा में बहुत सक्रिय था। लैंडन ने बच्चों के लिए समय सारिणी बनाई थी जिसमें बच्चों के लिए झपकी का समय, अवकाश, कक्षा का समय, खेलने का समय, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन और नाश्ते का समय भी दिया गया था। और जब माता पिता का काम खत्म हो जाता तो वे आकर अपने बच्चों को ले जाते। कई अभिभावकों ने इस प्रणाली की सराहना की क्योंकि इससे उन्हें अपने बच्चों की चिंता किए बिना अपने काम करने का समय मिला। इस सेवा से काम पर आए वयस्क, विशेषकर महिलाएं, बहुत स्वतंत्र और खुश महसूस कर रही थीं। ये महिलाएं आजाद महसूस करती थीं। वे हमेशा घर पर ही रहती थीं, खाना बनाती थीं, बच्चों की देखभाल करती थीं, जबकि उनके पति बाहर जाते थे और जब चाहे वापस आ जाते थे। वे हमेशा अपने पतियों की नौकरी करने या अपने जीवन में कुछ और करने का सपना देखती थीं। उनमें से कुछ तो वर्तमान में अपने पतियों के साथ काम भी कर रही हैं। कितना रोमांचक है। आमतौर पर डे केयर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए रात्रि पाली में काम करने वाले लोगों के पास जब रात 9 बजे तक काम खत्म हो जाता है तब भी उनके पास अपने बच्चों को लेने के लिए समय होता है। लैंडन को यकीन था कि अगर उसने कभी यह डे केयर सेवा बंद कर दी तो शहर में दंगे और झगड़े हो जाएंगे। उन्होंने खेल के मैदान में 10 लोहे के झूले भी बनवाए और उनके खेलने के लिए मैदान भी साफ करवाया। भविष्य में वे बच्चों को रंग बिरंगी किताबें और खिलौने अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। अब जबकि इस संख्या में 2127 और बच्चे जुड़ गए तो लैंडन ने डे केयर के लिए एक और भवन जोड़ने तथा 292 और देखभालकर्ता जोड़ने का निर्णय लिया। बेमार्ट में कुल 2428 बच्चे हैं, इसलिए प्रत्येक देखभालकर्ता को बारी बारी से शिफ्ट करते हुए एक बार में लगभग 20 बच्चों की देखभाल करनी होगी। इसके अलावा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 369 बुजुर्ग लोग भी बेमार्ट पहुंचे थे। जब लैंडन ने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहते हैं तो सभी ने कहा कि वे अपने बेटों या बेटियों के साथ घर पर रहना चाहते हैं और जब वे बाहर हों तो घर की देखभाल करना चाहते हैं। लैंडन ने उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वे वहां मौजूद किसी भी गार्ड को बता दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लैंडन को भी गंभीर रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड वहां लगभग 76-80 वर्ष की आयु के 3 वृद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वे खदानों में मछुआरे के रूप में या शिकारी के रूप में काम करना चाहते हैं। उनके परिवार वाले उनके पीछे खड़े थे और आश्चर्य से लैंडन की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देख रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे थे, लेकिन कुछ देर तक उन लोगों से बात करने के बाद उसे उन निगाहों के पीछे का मतलब पूरी तरह समझ में आ गया। तीनों ने दावा किया कि वे बैल की तरह ताकतवर है। एक का नाम विलो था जबकि बाकी 2 का नाम हरमोन और पैतुस था। बेशक लैंडन इन लोगों को खदानों में काम करने की अनुमति कभी नहीं देंगे जब तक कि उन्हें 99% यकीन न हो कि वहां काम करने से उनके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह से असर नहीं पड़ेगा। जब उसने तीनों व्यक्तियों को देखा तो उसे नहीं कहने के अपने निर्णय पर और भी अधिक विश्वास हो गया। लैंडन ने सचमुच सोचा कि यदि वे तेज हवा वाले दिन बाहर खड़े रहे तो हवा निश्चित रूप से उन्हें उड़ा ले जाएगी। बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि हम कमजोर हैं? बूढ़े आदमी हरमोन ने पूछा। क्या? पाइटुस ने हरमोन से पूछा क्योंकि उसने पूरी तरह से नहीं सुना था कि हरमोन क्या कह रहा था। वृद्धावस्था के कारण पाइटुस को सुनने में समस्या थी। उसने कहा कि हम कमजोर लोग हैं। बूढ़े आदमी विलो ने पाइट्स के कान में चिल्लाते हुए दोहराया। अब पाइटुस को सार समझ आ गया। क्या तुमने ये कहने की हिम्मत की कि हम कमजोर हैं? लैंडन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने कब कहा कि वे कमजोर हैं? क्या वे सिर्फ उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? बूढ़े आदमी पैट्स ने बूढ़े आदमी विलो की ओर इशारा करते हुए पूछा। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? लैंडन ने सोचा जैसे ही पाइट्स बोल रहा था बूढ़ा विलो एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा था जैसे कि वो किसी पुरुष फोटोशूट में पोज दे रहा हो। उसने अपनी मांसपेशियों को दिखाना शुरू कर दिया जो अब मौजूद नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? बूढ़े हरमोन ने भी आश्चर्य से पूछा। यह आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। मैं इससे असहमत हूं, लैंडन ने सोचा जब उसने बूढ़े विलो को देखा। इस आदमी ने एक बार एक हत्यारे से एक उंगली से लड़ाई की थी, एक असली हत्यारे से, उनमें से सबसे खतरनाक। बूढ़े हरमन ने अपने हाथों को पागलों की तरह हिलाते हुए कहा। मैं आपको बताता हूं कि लड़ाई बहुत क्रूर थी। उसने अपनी उंगली से तलवार के वार को रोका और उसी उंगली से उस आदमी का कान काट दिया। तुम्हें लगता है कि हम एक वुक्सिया दुनिया में हैं? ये सच है। उसने एक उंगली से आदमी का कान काट दिया और दूसरी उंगली से उसे वापस जोड़ दिया, जबकि आदमी के हमलों को रोकने के लिए उसने अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल किया। बूढ़े आदमी पैट्स ने कहा। यह जैविक रूप से असंभव है। वो बिना किसी नाव के वियना से कैरोना महाद्वीप तक तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति थे।
अगर यह सच होता तो अब तक उसके अंग गिर गए होते। उसने एक समुद्री मछली भी पकड़ी जिसका आकार एक पूरी संपत्ति के बराबर था और उसे बुरी तरह से पीटा। बूढ़े आदमी हरमोन ने कहा, वो व्हेल होगी और आप उसे कभी भी घायल नहीं कर सकते। एक बार उन्होंने अपने दाहिने हाथ से 5 विशाल चट्टानों को उछाला जबकि बाएं हाथ से शराब पी रहे थे। तुम क्या हो, सुपरमैन? लैंडन ने सोचा। बूढ़े आदमी विलो ने असंतुष्ट लैंडन को देखा और चिल्लाया, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं इसे साबित कर दूंगा। इससे पहले कि लैंडन या कोई भी शूरवीर उसे रोक पाता, बूढ़े विलो ने उसके बगल में एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर ली थी। क्रैक, ये कहना सही होगा कि वो बुरी तरह असफल रहे। आह, मेरी पीठ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि पत्थर भारी था? तुम धोखेबाज हो, बूढ़े आदमी विलो ने पीड़ा में चिल्लाते हुए कहा। लैंडन ने जल्दी से उस आदमी का समर्थन किया, तो उसने अय को धोखा दिया। तुम इस तरह खुलेआम धोखा कैसे दे सकते हो? बूढ़े आदमी हरमोन ने कहा। क्या उसने धोखा दिया? ये सब समझ में आता है। सबसे मजबूत आदमी इस तरह के एक छोटे से पत्थर से कैसे हार सकता है? बूढ़े आदमी पैट्स ने कहा और उसने जोर से सिर हिलाया। उसने धोखा कैसे किया? और छोटे से उसका क्या मतलब था? वो पत्थर कम से कम 200 किलो का तो है। लैंडन ने पलटकर देखा कि लुसियस और शूरवीर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुनः मैच का अनुरोध करता हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम शायद चट्टान से नीचे भाग गए और धोखा दिया, बूढ़े आदमी विलो ने कहा। बूढ़े आदमी, हालांकि मेरे पास सिस्टम है, मैं इसे कभी भी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में इस्तेमाल नहीं करूंगा। रुको रुको रुको, मैं क्या कह रहा हूँ? ये कब से एक प्रतिस्पर्धा हो गई? आपने स्पष्ट रूप से मुझे ये बताया और अब आप दावा कर रहे हैं कि मैंने धोखा दिया? देखो, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि तुम में से कोई कमजोर है। असल में मुझे लगता है कि तुम सभी बहुत मजबूत हो, लैंडन ने कहा। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? बूढ़े आदमी विलो ने पूछा। बिल्कुल, लैंडन ने जवाब दिया। लैंडन सचमुच असहाय महसूस कर रहा था। वो उसे और कैसे जवाब दे सकता था? अच्छा, बस इतना जान लो कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, बूढ़े विलो ने सिर हिलाते हुए कहा। अंत में लैंडन ने उन लोगों से बागवानी जैसे काम स्वीकार करने के लिए कहा। लैंडन चाहता था कि वे केवल शाही बगीचे में झाड़ियां या टहनियां काटें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह काम डरपोकों का है। उसने पिछले 25 मिनट उनके अहंकार को सहलाने में बिताए थे। इन बूढ़ों ने उसे सचमुच ऐसा महसूस कराया जैसे वो एक बच्चे का पालन पोषण कर रहा हो। वे चाहते थे कि उन्हें बहलाया फुसलाया जाए और लाड़ प्यार दिया जाए। बाकी सभी लोग उन्हें महाराज कहते थे, लेकिन ये लोग उन्हें बच्चा या बचकाना कहते थे। कोई भी बता सकता है कि वे जहां भी जाते थे हमेशा इसी तरह का व्यवहार करते थे। लैंडन ने उस बड़े पत्थर को देखा और उसे वहां से हटाने का फैसला किया। कौन जानता था कि कितने वरिष्ठ नागरिक उसे अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करेंगे। वह उसे उठाकर ऊपर ले गया और जब वह पत्थर लेकर चलने ही वाला था तो 3 बूढ़े व्यक्ति जो वहां से जाने वाले थे ने उसे पत्थर ले जाते हुए देखा और उसकी ओर दौड़े। तो तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? ये पत्थर दो, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। अपनी ओर दौड़ते बूढ़े लोगों को देखकर लैंडन को अंततः समझ में आया कि उनके परिवार वाले उसकी ओर इस तरह क्यों देख रहे थे। F तारांकन तारांकन तारांकन। नेक्स्ट एपिसोड 45। बूढ़े लोगों से सफलतापूर्वक भागने के बाद लैंडन ने अपना आकलन जारी रखा। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अब उनके पास 14,125 वयस्कों के समूह में से 9,700 वयस्क ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं। पहले मिट्टी के घर बनाने वाले 100 स्वयंसेवकों को जोड़कर अब उनके पास कुल 9,800 श्रमिक हो गए हैं। लैंडन जल एवं उपचार संयंत्र, केंद्रीय तापन संयंत्र और बिजली के बिना मकान बनाना नहीं चाहते थे। अपने मन में विचार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पाइपों को घर की दीवारों से जोड़ने की जरूरत है। अगर वह बाद में ऐसा करता तो उसे इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए दीवारों और फर्श को तोड़ना पड़ता। ये सिर्फ दोहरा काम था। लैंडन ने घर का निर्माण कार्य 4 महीने बाद पूरा करने का कार्यक्रम बनाया था। ये सितंबर में होगा। उन्होंने सबसे पहले कच्चे तेल शोधन प्रक्रिया से शुरुआत की। लैंडन के लिए यह अनुभाग पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि यह अधिकांश विभागों के लिए आवश्यक था। तेल के साथ लैंडन सिंथेटिक रबर का उत्पादन कर सकता था जिसका उपयोग बाद में टायर, पाइप इंसुलेशन, रबर हैंडल ग्रिप और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें विद्युत चालित कार्य मशीनों के लिए ईंधन के रूप में तेल का उपयोग करने की आवश्यकता थी जिन्हें वे बनाने जा रहे थे। धरती पर मौजूद उन विशालकाय भारी पाइपों को उठाने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें पाइपों को जमीन के नीचे भी रखना था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इसलिए उन्हें ड्रैगलाइन उत्खनन मशीन, बुलडोजर आदि जैसी भारी निर्माण मशीनों की आवश्यकता थी। सिस्टम, क्या आप निकटतम भूमिगत कच्चे तेल भंडार का पता लगा सकते हैं? सिस्टम को उत्तर देने में 1 मिनट लग गया। मेजबान को उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एक समुद्र में है, तट से सिर्फ 7.4 किलोमीटर दूर, और दूसरा शहर की दीवार से 3 किलोमीटर दूर। लैंडन को ये जवाब पसंद नहीं आए। उसके पास समुद्र में जाने के लिए कोई तेल निकालने वाला जहाज नहीं था और उसका आखिरी विकल्प शहर से बाहर ही जाना था। यह अगले शहर की ओर जाने वाले राजमार्ग पर था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। क्या सिस्टम ने यह नहीं कहा था कि वह सर्वशक्तिमान है?
सिस्टम, मैं चाहता हूं कि आप तेल को निचले क्षेत्र की ओर पुनः निर्देशित करें। ठीक यहाँ लैंडन ने अपने मॉनिटर पर एक निश्चित क्षेत्र पर चक्कर लगाते हुए कहा। कोई समस्या नहीं है मेजबान। क्या आप चाहते हैं कि यह एक तेल रिसाव या गहरा भूमिगत भंडार हो? फिलहाल भूमिगत तेल भंडारों की तुलना में तेल रिसाव ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। पृथ्वी पर बहुत सारे तेल उद्योग थे जो तेल रिसाव के कारण लाभान्वित हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पृथ्वी की सतह पर शुद्ध कच्चे तेल की छोटी छोटी झीलें और तालाब तैर रहे हैं। ये तालाब तेल रिसाव हैं। तेल निकालने के लिए जरूरी नहीं कि जमीन को ड्रिल से खोदा जाए। तेल अपने आप ऊपर की ओर बढ़ता है। यह उन सभी कार्टूनों की तरह है जिसमें दिखाया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को जमीन में तेल मिलता है तो तेल ऊपर की ओर उछलता है और जमीन से बाहर निकल आता है। बेशक जब लैंडन ने अंततः अपना स्वयं का ड्रिल बनाया तो वह निश्चित रूप से जमीन और समुद्र से तेल निकाल लेगा। फिलहाल श्रमिकों को लोहे की बाल्टियों और ड्रमों का उपयोग करके तालाब से तेल निकालना होगा। ये कहना सुरक्षित है कि सिस्टम ने उनसे उनके अनुरोध के लिए शुल्क लिया। अंत में उन्होंने 280 टेक्नोलॉजी पॉइंट का इस्तेमाल किया। चूंकि अन्य विभाग तेल के बिना शुरू नहीं हो सकते थे, इसलिए लैंडन ने सभी 9800 कर्मचारियों को कीमिया उद्योग के भीतर एक मैन्युअल रूप से संचालित प्रसंस्करण इकाई बनाने में मदद की। उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए एक भवन आवंटित किया और 3 दिन के भीतर सब कुछ बनकर तैयार हो गया। उन्होंने 3 गुरुत्व टैंक, 5 आंशिक आसवन पात्र जिनका तल ओवन जैसा था, कई भंडारण टैंक और कुछ मिनी हीटिंग सिस्टम बनाए। लैंडन यहां गुरुत्वाकर्षण का अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण टैंकों को आंशिक आसवन स्तंभों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर बनाया। लैंडन को पता था कि तेल उत्पाद बनाते समय पहले तेल में मौजूद पानी को निकालना आवश्यक होता है। उन्होंने 3 टैंक बनाने का अनुरोध किया था ताकि जब एक टैंक भर जाए और प्रतीक्षा का समय हो जाए तो श्रमिक अन्य 2 टैंकों को अपनी इच्छानुसार भर सकें। 2 दिन बाद गुरुत्वाकर्षण ने पानी को तेल से अलग कर दिया। नीचे का पानी निकाल दिया गया और तेल को आसवन स्तंभ में भेज दिया गया। लैंडन और प्रमुख विगिंस ने देखा कि तेल आसवन स्तंभ के प्रवेश द्वार की ओर नीचे की ओर बह रहा था। महाराज, क्या हम अभी आसवन चरण में हैं? चीफ विगिंस ने नीली आंखों और घने दुम वाले लैंडन की ओर देखते हुए पूछा। जब से लैंडन ने उसे रास्ता दिखाया है जैसा कि वह दावा करता है, विगिंस जब भी लैंडन को देखता है तो वह 5 साल का बच्चा बन जाता है। वे गणित और रसायन विज्ञान के बारे में बात करते थे और लैंडन रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या समस्या का समाधान करता था। लैंडन को यकीन था कि उसकी शादी के दिन भी चीफ विगिंस उससे ढेर सारे सवाल पूछेंगे। उसे यह भी यकीन था कि अगर कभी उसकी मौत हुई तो चीफ विगिंस शायद उसकी लाश को थप्पड़ मारकर जगा देंगे। वह आदमी रसायन विज्ञान का दीवाना था। आसवन प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मैं आपको इसके बारे में समझाता रहूंगा। विगिंस ने सिर हिलाकर सहमति जताई और लैंडन के स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक सुना। इसमें 5 आंशिक आसवन स्तंभ थे, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए केवल 3 की ही आवश्यकता थी। अन्य 2 बैकअप थे ताकि यदि किसी कार्यरत स्तंभ को नियमित रखरखाव जांच की आवश्यकता हो या वह क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका उपयोग किया जा सके। एक कॉलम में 6 आउटलेट और एक इनलेट था। ये आउटलेट निम्नलिखित उत्पादों के लिए थे: पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, चिकनाई तेल, ईंधन तेल और अवशेष तार। बेशक कच्चा तेल इनलेट के माध्यम से अंदर भेजा गया। आग से तेल गर्म हो गया और विभिन्न तापमानों पर वाष्प उठने के कारण विभिन्न उत्पाद बन गए। इस समय चीफ विगिंस अवचेतन रूप से लैंडन की कलाई पकड़ रहे थे, जबकि उसे इसकी जानकारी भी नहीं थी। यार, ये तो बस तेल अलग करना है। तुम इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हें भविष्य में जल शोधन दिखाऊंगा तो तुम क्या करोगे? दिल का दौरा पड़ जाएगा। लैंडन ने सोचा और असहायता से अपना सिर हिलाया और प्रक्रिया को देखना जारी रखा। कुछ उत्पादों को मिनी हीटिंग सिस्टम से गुजारा गया ताकि उनमें से पानी, गैस और अवांछित कार्बन को हटाया जा सके। वहां से इन तेल उत्पादों को उनके भंडारण टैंकों तक भेज दिया गया। चूंकि लैंडन के पास अभी तक शीतलन प्रणाली नहीं थी, इसलिए उसने उत्पादों को भंडारण इकाइयों से जोड़ने वाली पाइपों को बहुत लंबा बनवाया। पाइपें सर्पिलाकार रूप में गुजरती थीं, जो ठंडे समुद्री पानी से भरे एक लंबे एक्वेरियम जैसा दिखता था। इसके बाद उन्होंने समुद्री जल में पारा मिलाया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि पाइपों में मौजूद गर्म वाष्प को ठंडा कर दिया जाएगा और भंडारण टैंकों तक पहुंचने से पहले तरल पदार्थ में बदल दिया जाएगा। पारा दुनिया के सबसे ठंडे तरल पदार्थों में से एक था। सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पारे की अवस्था बर्फ के टुकड़े जैसी होती है। चीफ विगिंस प्रक्रिया के अंतिम चरण को देखते हुए खुशी से उछल पड़े। उन्होंने पुस्तक में तार, डीजल और संपूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन वास्तव में प्रक्रिया को देखने के बाद वे इस पर दृढ़ विश्वास करने लगे। उन पूर्वजों के देवताओं को धिक्कार है जिनकी वे पूजा करते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे? क्या वे तेल बना सकते थे? उनके लिए लैंडन ईश्वर का पवित्र दूत था, जिसे उन्हें ज्ञान की सच्चाई पर विश्वास दिलाने के लिए यहां भेजा गया था। यदि लैंडन को पता होता कि चीफ विगिंस क्या सोच रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से उन्हें ऐसी धारणाएं फैलाने से मना कर देते। वह बिल्कुल भी पूजा नहीं चाहता था। यद्यपि उसके पास ईश्वरीय प्रणाली थी, लेकिन लैंडन को सचमुच विश्वास नहीं था कि वह एक संदेशवाहक था। निश्चित रूप से उनका मानना था कि किसी शक्तिशाली सत्ता ने, शायद भगवान ने ही, अनगिनत दुनियाओं को विकसित करने के लिए इस प्रणाली का निर्माण किया है। यह सिर्फ एक नौकरी थी।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा वो संदेशवाहक कैसे हो सकता है यदि उसने संदेश भेजने वाले व्यक्ति को कभी देखा ही ना हो? असंभव। डॉट डॉट बस इसी तरह आखिरकार सप्ताह खत्म हो गया। लैंडन ने पेट्रोलियम तेल का पहला बैच सफलतापूर्वक तैयार किया था। साथ ही ईंधन और टार जैसे अन्य तेल आधारित उत्पाद भी तैयार किए थे। रिवरडेल सिटी। हवा पेड़ों से टकराकर जोर से चल रही थी और दूर से झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने नौकरी स्वीकार कर ली है। 2 सप्ताह के भीतर उसे आ जाना चाहिए, एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उत्कृष्ट। अगले दिन। डॉट डॉट आज सेना के लिए नियम कायदे बनाने और उन्हें सरल बनाने का दिन था। साथ ही विभिन्न नौकरी विवरणों में भी बदलाव किया जाना था। कुछ समय पहले बच्चों की देखभाल करने वाली 20 महिलाएं जब बच्चे सोने जाते थे या उनकी कक्षाएं होती थी तो सिलाई के सामान में उनकी सहायता करती थी। उन्होंने विभाग 4 से बैच के लिए ढेर सारे सेफ्टी पिन बनाने को भी कहा था। जो लोग 1 हफ्ते पहले आए थे उन्हें रैंक सिस्टम का ठीक से पालन करना था। लैंडन ने उसी सैन्य रैंक सिस्टम का पालन करने का फैसला किया जो धरती पर मौजूद था। सबसे निचला रैंक प्राइवेट E1 है। भर्ती किए गए सैनिकों को अगली कक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक कक्षा में कम से कम 6 महीने बिताने की आवश्यकता होती थी। 6 महीने के दौरान उन्हें 3 शारीरिक और लिखित परीक्षा देनी होती थी। जो पास हो जाते थे वे 6 महीने बाद अगली कक्षा में चले जाते थे। उच्च व्यक्तिगत रैंक के लिए आमतौर पर कई साल लगते थे। रैंक इस प्रकार बढ़ती है। सूचीबद्ध रैंक में आगे बढ़ने के लिए 6 महीने। निजी E1 PV1 या भर्ती। निजी E2 PV2। प्राइवेट प्रथम श्रेणी E3 या PFC। सेना विशेषज्ञ E4। कॉर्पोरल CPL। सार्जेंट SGT। स्टाफ सार्जेंट SSG। सार्जेंट प्रथम श्रेणी SFC। मास्टर सार्जेंट MSG। प्रथम सार्जेंट 1 SG। सार्जेंट मेजर SGM। कमांड सार्जेंट मेजर CSM। सेना के सार्जेंट मेजर AC में। वारंट अधिकारी 1 वर्ष की रैंक उन्नति। वारंट अधिकारी 1। मुख्य वारंट अधिकारी 2। चीफ वारंट ऑफिसर 3। चीफ वारंट ऑफिसर 4। चीफ वारंट ऑफिसर 5। अधिकारी रैंक 2.5 वर्ष की रैंक उन्नति। प्रथम लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, प्रमुख, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सामान्य, सेना के जनरल, लुसियस। बेशक लुसियस वर्तमान में सेना के जनरल के पद पर था। उन्होंने इस युग के अनुरूप प्रत्येक कक्षा में बिताए गए समय को भी समायोजित किया। अधिकांश रातें जो मूल रूप से उसके साथ बेमाद आए थे वे वारंट अधिकारियों से थे। वे 7 वर्ष की उम्र से प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए उनके पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव है। नए भर्ती हुए 1200 लोगों में से केवल 300 ही पहले से शूरवीर थे। बाकी लोग सिर्फ साधारण लोग थे जो स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुए थे। डॉट डॉट इस 1 सप्ताह के भीतर नए भर्ती हुए पुरुष और कुछ महिलाएं अपने चयन से बहुत खुश थे। उन्होंने अध्ययन किया, प्रशिक्षण लिया और एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए। समूह में जो लोग गुलाम थे वे अधिक खुलने लगे और यहाँ वहाँ मजाक भी करने लगे। सैन्य वातावरण उनके लिए सचमुच सुंदर था। कुछ तो पहले से ही अनाथ थे, लेकिन अब वे दूसरे रूममेट्स के साथ साफ और बड़े कमरे साझा करते थे, मौज मस्ती करते थे और अपने ब्रेक के दौरान वे खुशी खुशी बेमाद में दौड़ते भागते थे। जो लोग पहले से ही शूरवीर थे उन्हें भी लैंडन के मूल शूरवीरों के साथ समूहबद्ध किया गया और प्रशिक्षित किया गया। वह चाहते थे कि लोग खुद को जिस तरह से बुलाते हैं उसे बदलें। वे सेना में सिपाही थे, बैरकों में शूरवीर नहीं। उन्होंने आर्मी एस्टेट में हर जगह लकड़ी के साइन बोर्ड लगा दिए थे और पेन से अलग अलग शब्द लिख दिए थे। इन संकेतों पर अलग अलग दिशाएं और इमारतों के नाम दर्शाए गए थे ताकि कोई भी रास्ता न भटक जाए। ये संकेत सामान्यतः कहते हैं बेमाद आर्मी, अस्पताल या बेमाद आर्मी, प्रशिक्षण सुविधाएं। ऐसा कुछ। लैंडन का मुख्य बिंदु ये था कि एक बार जब वे इसे रोजाना देखेंगे, आखिरकार यह उनके दिमाग में गोंद की तरह चिपक जाएगा और जल्द ही वे खुद को सेना में सैनिकों की तरह देखेंगे, न कि शूरवीरों की तरह। उन्होंने ये भी तय किया कि वे सैन्य किले को स्कूल की तरह बनाएंगे। वे कक्षा में जाएंगे, युद्ध की रणनीति सीखेंगे, अपने हथियारों का अध्ययन करेंगे, शारीरिक प्रशिक्षण लेंगे, शूटिंग अभ्यास करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा अध्ययन करेंगे और इसी तरह की अन्य चीजें करेंगे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवकाश और वेतन का प्रावधान भी किया ताकि जो लोग विवाहित हो वे अपनी पत्नी और बच्चों या पतियों के साथ समय बिता सकें। उनमें से ज्यादातर नए थे और प्राइवेट E1 श्रेणी में आते थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ वारंट अधिकारियों को उन्हें समूहों में विभाजित करने और उनके निर्धारित कक्षा समय और फील्ड प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पढ़ाने के लिए कहा। उन्हें प्रत्येक सैन्य हथियार से जुड़े सुरक्षा उपायों को समझना था, साथ ही हथियार का गहन अध्ययन भी करना था। उन्होंने वारंट अधिकारी वर्ग, अधिकारी रैंक के सभी लोगों और अंत में लुसियस को भी लोहे की सीटियां दी। उन्हें सैनिकों को सीटियों से प्रशिक्षित करना और उन्हें ढालना था। डॉट डॉट आज उन्होंने बैच वितरित किए और नियमों व विनियमों को पिनों की सहायता से एक बड़े नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। उन्होंने नियमित बेमार कक्षा अनुसूचियों और क्षेत्र प्रशिक्षण अनुसूचियों के अलावा कक्षा अनुसूचियां भी पोस्ट की। साथ ही प्रत्येक कानून का उल्लंघन करने पर दंड की भी जानकारी दी। काम पूरा होने के बाद उन्होंने बोर्ड को कांच के फ्रेम से बंद कर दिया ताकि कोई भी बोर्ड या कागज को गंदा न कर सके।
उसने सभी बोर्ड एक दूसरे के बगल में रख दिए और दूर चला गया। बोर्ड 6 चॉकबोर्ड के जोड़ जितने चौड़े थे। पहले बोर्ड पर स्पष्ट सफेद चर्मपत्र कागज दिखाए गए थे, जिन पर सैन्य नियमों और विनियमों के साथ साथ प्रत्येक नियम के लिए दंड का विवरण दिया गया था। दूसरे, तीसरे और चौथे में सभी के नाम और पद को उनके पद के आधार पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था। दूसरे में सूचीबद्ध रैंक के अंतर्गत आने वाले लोगों को दिखाया गया था, तीसरे में उन लोगों को दिखाया गया था जो वारंट अधिकारी थे और चौथे में उन लोगों को दिखाया गया था जो अधिकारी रैंक के अंतर्गत आते थे। पांचवें बोर्ड पर प्रत्येक रैंक के लिए नवीनतम सैन्य समाचार और परीक्षा कार्यक्रम दिखाए गए। और अंत में छठे बोर्ड ने मुख्य सैन्य किले का एक विशाल नक्शा दिखाया। लैंडन ने सिस्टम को एक विस्तृत रंगीन नक्शा बनाने के लिए भुगतान किया था, जिसमें प्रत्येक इमारत के नाम भी लिखे हुए थे। इसके अलावा सभी भवनों में उन्होंने भवन मानचित्र लगा रखे थे, जिनमें दिखाया जाता था कि प्रत्येक कमरा कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा में जाना है। प्रत्येक मंजिल को मंजिल G, A, B, C इत्यादि नामों से लेबल किया गया था। सभी नए रंगरूटों को उनके मेजर जनरल और कैप्टन द्वारा उनका कार्यक्रम और अत्यंत विशाल सैन्य किले का एक छोटा नक्शा दिया गया। एस्टेट में लगभग 27 बड़ी इमारतें थीं। लैंडन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यहां रहने और अध्ययन करते समय वे आसानी से खो न जाएं। प्रत्येक रंगरूट को बैज और सेफ्टी पिन भी दिए गए। लैंडन ने उन्हें बताया था कि जब वे ड्यूटी पर हो या किले में हो या प्रशिक्षण ले रहे हो तो उन्हें अपने बैज पहनने होंगे। बैज के रंग और पट्टियां अलग अलग थी। सभी भर्ती सैनिकों के पास हरे रंग के बैज थे, लेकिन उनकी पट्टियां आपके रैंक के आधार पर अलग अलग रंग की होती थी। वारंट अधिकारी नीले रंग के बैज पहनते थे तथा उनकी रैंक बढ़ने के साथ साथ उनकी पट्टियां भी अलग अलग रंग की हो जाती थी। अधिकारी वर्ग लाल बैज पहनता था, जबकि किले में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लुसियस चांदी का बैज पहनता था। उन्हें प्रतिदिन केवल एक पिन करना था। उन्हें कुल 6 बैज दिए गए थे ताकि अगर वे उन्हें खो दें तो वे सुरक्षित रहें। लैंडन ने निर्माण उद्योग के विभाग 4 से प्रत्येक सैनिक के लिए लॉकर, ताले और चाबियां वेल्ड करने का भी अनुरोध किया था। साथ ही सैनिकों के लिए उचित बाधा कोर्स भी बनाए जाने थे। जैसे जैसे दिन समाप्त हो रहा था, कुछ लोग सेना में अपने पद और बैज को लेकर उत्साहित थे, जबकि अन्य लोग किले की खोज करने के लिए उत्साहित थे। उनमें से कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि किले के अंदर इतनी सारी इमारतें हैं। उनके लिए ये सब नया और रोमांचक था। एक 29 वर्षीय महिला को ड्यूटी पर तैनात एक सैनिक उस स्थान पर ले जा रहा था जहां लैंडन खड़ा था। क्या समय हो गया? हाँ मेरे राजा।